अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक ही उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। और आज का दिन जुम्मे का दिन आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अपने दिन का आगाज़ करते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात के साथ। चूँकि ज़िंदगी में सोच विचार करना इंसान को बहुत आगे लेकर जाता है और उसे बेहतर बनाना और उसकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करता है। आसान अल्फाज में कहूँ तो एक गौर व फिक्र करने वाले शख्स की ज़िंदगी बहुत ही सिस्टमाइज्ड होती है, लेकिन जहाँ इसका मुस्बत पहलू है वहीं इसके कुछ मनफी पहलू भी हमारे सामने आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को बहुत छोटी बातें भी ना परेशान करती हैं ज़िंदगी में, ख़ास करके वो ज़हनी उलझनों का भी शिकार रहता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि कई बार ऐसे लम्हे भी आते हैं ज़िंदगी में कि हमें दो अखलाकी उसूलों में तज़ाद भी महसूस होता है। ऐसे मौके पर बिल्कुल समझ नहीं आती है कि जनाब हमने ज़िंदगी में क्या करना है या इस वक्त हम कौन सा फ़ैसला करें। तो आज हम इसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि ऐसे मौके पर क्या करना ज़्यादा मुनासिब रहता है। आप सब भी माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अखलाकियात का शऊर भी रखते हैं और ये मसला आपको भी कहीं ना कहीं दरपेश आता होगा। मसलन कि बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आती है कि जनाब एक गरीब गदागर की मदद की जाए या ना की जाए। कभी कभी हमें ऐसी सूरत हाल में हम होते हैं जहां सच बोलना ज़रूरी होता है, लेकिन सच बोलने से किसी करीबी रिश्ते को नुकसान भी पहुंच सकता है। और कभी कानून और अखलाकी फ़र्ज़ में बराह रास्त टकराव आ जाता है। खुदा ना खास्ता अगर कोई गलती हो भी जाती है तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब जब कभी भी आप आइंदा किसी अखलाकी दलदल में फंसे, अपने दिल की आवाज़ सुने और अपने उसूलों को जांचें। ऐसे मौके पर ज़रा ठहर कर सोचना चाहिए कि कौन सा फ़ैसला आपके ज़मीर को सुकून देगा, मगर यही आपको एक आला इंसान भी बनाते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ असूल बना लेते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पर काम करते हैं, तो ये आपको बुलंदियों तक पहुंचाते भी हैं। अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अपने सेगमेंट के ऊपर बात करनी है। खाने पीने की ही बात कर लेते हैं आगे भी कि जनाब हमने हेल्दी किस तरह रहना है। और ये कहते हैं कि जी इस इंसानी फितरत है ये कि हमें अच्छा दिखना है। ऑब्वियसली कि हर कोई ये चाहता है और ये भी हकीकत है कि जनाब बहुत से इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं रहते हैं। उन्हें हर चीज़ ना बेहतर से बेहतर चाहिए होती है। अब शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप सब कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं, इसलिए एक तो आपका ख़ुद का अपने ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा होता है। आप ख़ुद अपने बारे में बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं कि कहीं मैं अपने होने वाले शौहर या अपने होने वाली बीवी को पसंद ना आऊँ तो फिर क्या होगा। अब इस सारे मामले में ना सबसे पहले जो एक चीज़ आती है वो आती है कि हमारा वेट किस तरह का होना चाहिए, कितना होना चाहिए। दूसरा ये दबाव आता है जो शायद इससे भी ज़्यादा है, वो ये है कि ससुराल वालों का या रिश्तेदारों का, जो लड़कियों को भी और इवन दो के लड़कों को भी बार बार ये कहा जाता है कि जनाब उनकी शादी होने वाली है और उन्हें अपना वज़न जो है वो मुतवाज़न रखना चाहिए। और यही दबाव उन्हें बाज़ औक़ात भूखे रहने पर भी मजबूर कर देता है। और फिर होता यह है कि वो भूखे रहने के साथ साथ नफ्सियाती तौर पर भी अपना जो कॉन्फिडेंस है ना वो खो बैठते हैं। तो यूँ लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक अक्सर ख़ुद को ढालने के लिए लड़की या लड़का किसी भी हद तक चले जाते हैं। मुख्तलिफ़ डाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो कीटो डाइट्स हो सकती हैं, वो और भी बहुत सी डाइट्स है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। तो क्या सही तरीक़ाकार हो सकता है कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपको किस तरह अपनी डाइट का ख्याल रखना है और किस तरह आपको डाइट करनी चाहिए, या आपको वेट मेंटेन कितना करना है, इस पर हमने बात करनी है। महानूर हारून हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। महानूर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। महानूर, शादियों का जो है ना ये सीज़न चल रहा है। हाँ, और हर कोई ये चाहता है कि हम तो वैसे भी खूबसूरत नज़र आएँ, लेकिन जब हमारी शादी है, एक बिग डे है हमारे लिए, तो हम उसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए, वो चाहे लड़का है या फिर लड़की है। तो सबसे ज़्यादा जो बात की जाती है या मशवरा दिया जाता है लड़के या लड़की को, अगर थोड़े से वो हेल्दी है या मोटे हैं तो उन्हें कहा जाता है जी अपने वेट
अपना वेट कम करो, अपने वेट का ख्याल रखो, ज़्यादा मोटी ना हो, ज़्यादा पतली ना हो। तो ये दोनों साइडों से, दोनों एक्सट्रीम्स को ना टारगेट किया जाता है। तो क्या करे बंदा, आइडियली कितना वेट लॉस करना चाहिए अगर हमारी शादी है तो? अच्छा, पहले तो ये कि जिनकी भी शादी होने वाली है, ख़ास तौर पे फीमेल्स, हाँ जी। उनको मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, रिकमेंड करती हूँ कि वो क्रैश डाइट्स के ऊपर ना जाएं। अब क्रैश डाइट्स होती हैं क्विक वेट लॉस प्रॉमिसिंग डाइट्स। मतलब वो जैसे होते हैं ना कि जो वो डाइट्स जो कि क्लेम करती हैं कि महीने में आपका 8 kg लूज़ हो जाएगा या 10 kg लूज़ हो जाएगा। अब उससे क्या होता है कि वैसे ही पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड है कि फ़ीमेल्स प्रेफर करती हैं कि शादी के फ़ौरन बाद कंसीव कर लें। हाँ। तो जब इतनी ही आप लो कैलोरिक डाइट्स पे चले जाएंगे तो ज़ाहिर है आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज वगैरह का सामना भी करना पड़ेगा। अच्छा। और ख़ास तौर पे आयरन और फॉलिक एसिड जो कि नहायत इम्पॉर्टेंट जो है वाइटामिन्स हैं फॉर फीमेल हेल्थ। अच्छा। और प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी डेफिशिएंसीज जो है वो बेसिकली हो सकती हैं। तो फिर साथ साथ डाइट के साथ साथ फीमेल्स का कंसर्न जो है वो ये भी होता है कि हमारी ग्लोइंग स्किन भी हो, हेयर हेल्थ भी अच्छी हो, नेल्स भी शाइन करें, क्योंकि ओवरऑल अपीयरेंस उनको अच्छी चाहिए होती है वेट लॉस के साथ। और जितना आप एग्रेसिवली वेट लॉस करते हैं तो सबसे पहले आपकी जो ख़राब होती है वो स्किन ख़राब होती है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इन ये चीज़ें टारगेट होती हैं आप। बिल्कुल, जब आप वेट लॉस डाइट्स के ऊपर जाते हैं वैसे ही आपका इनिशियली वाटर वेट लूज़ होता है। तो डिहाइड्रेशन से आपको एक्नी हो सकती है, ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, पिंपल्स का मसला हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है जो कि फर्दर वेट लॉस में हिंड्रेंस कॉज करता है। तो एक बैलेंस्ड जो डाइट है वो आपको रखनी चाहिए। एक महीने में अगर आपकी शादी लेट्स सपोज जो है वो नवंबर दिसंबर में है तो आपको चाहिए कि आप 3-4 मंथ्स पहले, या मतलब जो भी आपकी एक्सपेक्टेड मंथ है उसे 3-4 मंथ के चले दिसंबर में शादी है किसी बिल्कुल की, तो वो दिसंबर से पहले कितने देर पहले उसको डाइट स्टार्ट करनी चाहिए? उसको 3-4 मंथ्स पहले जो है वो डाइट स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि एक मंथ में अगर वो 4 to 5 kgs भी लूज़ कर रहा है तो वो एक हेल्दी वेट लॉस है। अच्छा। ठीक है, जो अगर वो ये कह रहा है कि जी अच्छा 8 से 10 kgs हम 1 मंथ पे लूज़ कर ले तो वो फिर नुकसान ही देगा इन द लॉन्ग रन आपकी बॉडी को। पहली तो ये चीज़ है कि अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, ठीक है, क्योंकि हमने एक ऐसा, अब आज मैं जो कुछ टिप्स बताऊंगी वो बेसिकली टारगेट करेंगी आपकी स्किन को भी, हेयर हेल्थ को भी, कि वेट लॉस भी अच्छा हो और आपकी स्किन भी ग्लोइंग रहे, पिंपल्स का इशू भी ना रहे और हेयर फॉलिकल्स भी मजबूत रहे। ठीक है। तो उसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। ओके, पानी का इस्तेमाल सही तरह करना आपने। ओके। जितनी हाइड्रेशन होगी उतनी आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, गट हेल्थ अच्छी होगी और आपकी स्किन जो है वो प्लम्प्ड रहेगी, फ्रेश रहेगी। ओके। दूसरा ये कि वो वाली सब्जियां इस्तेमाल करें, वो वाले फ्रूट्स इस्तेमाल करें जिनके अंदर विटामिन सी का कंटेंट जो है वो अच्छा होता है। कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें ग्रेप फ्रूट्स हैं, उसमें आगे क्योंकि सर्दियां आ रही हैं ऑरेंजेस हैं, कीवी है। इसके अलावा जो है आप पपाया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। अमरूद भी आया हुआ है, उसके अंदर भी विटामिन सी है। अच्छा, अमरूद के अंदर विटामिन सी काफ़ी हाई कंटेंट में होता है। अगर हम कहें कि विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स बताएं तो वो मैं हमेशा गुआवा सजेस्ट करती हूँ। अमरूद बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो विटामिन सी रिच फूड्स का इस्तेमाल करें। एक तो ये कि आपकी ये पिगमेंटेशन के अगेंस्ट जो है वो हेल्प करता है। स्किन टोन अगर आपकी डार्क है या अनइवन है, उसको अगर आपकी स्किन हुई हुई है, उसको इवन टोन करने में हेल्प करता है। फिर आपकी गट हेल्थ को मजबूत करता है क्योंकि एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है ना विटामिन सी, तो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। दूसरा ये कि जैसे कुछ डिटॉक्स एंटी इन्फ्लेमेटरी जूसेस हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत चला हुआ है ABC जूस, एप्पल, बीटरूट और कैरेट जूस। क्यूकम्बर भी आप डाल सकते हैं। आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि एक आप छोटा जो है वो सेब ले सकते हैं, एक छोटा बीटरूट ले सकते हैं और 2 कैरेट्स ले सकते हैं। ठीक है। जो बीटरूट है वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। टॉक्सिन्स को बॉडी से जो है वो निकालता है और आपके जो है ना ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करता है। अच्छा। तो ये स्किन के लिए, हेयर के लिए, फीमेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है बीटरूट। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आप जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर वैसे ही एंटी इन्फ्लेमेटरी है
और वही इम्यूनिटी को भी, लेमन का भी हाँ। इस्तेमाल कर सकते हैं आप। स्वीटनिंग के लिए आप हनी भी डाल सकते हैं। अच्छा, हनी जो है ना, अगर आप अच्छी स्किन चाहते हैं और वेट लॉस भी चाहते हैं तो आप हनी वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। जिंजर के साथ हनी जो है वो एंटी बैक्टीरियल होता है नेचर के अंदर। इसके बाद आप नाश्ते में जैसे मैंने कहा कि आप जो है ना, आपने कुछ स्किप नहीं करना, बस आपने पोर्शन कंट्रोल रखना है। जैसे अगर आप 2 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड के इस्तेमाल करे थे तो आप 1 स्लाइस पे शिफ्ट हो जाएं। ओके। प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखें क्योंकि प्रोटीन आपके लिए इस वक्त ज़रूरी है, वेट लॉस के लिए भी ज़रूरी होती है, मसल को भी बिल्डअप करने में हेल्प करती है और वेट लॉस में भी हेल्प करती है। तो आप 2 अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 शामी कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कम तेल में जो है वो आप बनाएं। इसके अलावा जिनको दलिए की आदत है वो आधा कप दलिए का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। उसके साथ जो है 1 से 2 बॉयल अंडे ले सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा जो है आप इसके साथ हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं। नट्स में जो है आप आमंड्स जो हैं प्रेफर करें। आमंड्स में जो है वो विटामिन ई मौजूद होता है जो वैसे ही आपकी स्किन और हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। बहुत से लोग कहते हैं जी हमें ये खाने से, ड्राई फ्रूट्स खास तौर पर खाने से एक्नी हो जाती है, इसका फिर क्या तौर निकालना चाहिए हमें? अच्छा, इस पे जो लोग इसको कहते हैं उनमें एक्चुअली उनका ये हो रहा होता है कि वो वाटर इनटेक उनका इतना अच्छा नहीं होता। ओके। जो नट्स और सीड्स है ना वो एक्नी नहीं करते। ठीक है। ये एक मिथ है, जिनको लगता है कि उनको हो रही है तो या तो उनका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, दूसरा ये कि या वो उसको सही फॉर्म में यूज़ नहीं करे। जैसे अक्सर लोग सॉल्टेड फॉर्म में जो है वो नट्स और सीड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रोस्टेड तो ठीक है, लेकिन जो सॉल्टेड होता है वो मतलब अच्छा नहीं होता आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि वो पफिनेस भी कर रहा है, वो एक्नी की तरफ भी लेके जा रहा है, क्योंकि सॉल्टी चीज़ें भी डिहाइड्रेशन करती हैं बॉडी में। दूसरा ये कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको जो कि बॉडी में डाइजेस्ट होते हुए हीट प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा। तो उनको ज़्यादा, उनके बाद ज़्यादा पानी का इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए जो है आपको नट्स और सीड्स के बाद कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें एक्नी का मसला, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है ना कि ये इनकी तासीर गर्म है, इसलिए हाँ ये जो है ना एक्नी कर देती है हमें। तो ये बेसिकली जो तासीर गर्म होने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे ये पाकिस्तान में ये बाहर कंट्रीज में ये नहीं है ये कॉन्सेप्ट। हाँ जी, ये साइंटिफिकली ये नहीं है प्रूवन। उसमें बस ये होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो बॉडी में डाइजेस्ट होते हुए ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, तो उसमें आपका वाटर बस कंटेंट, वाटर इनटेक जो है बॉडी में अच्छा होना चाहिए। दूसरा ये कि आप आमंड्स को सोक करके रख लें रात को, उसको जो है छील के सुबह जो है आप लें। इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मानूर हारून हमारे साथ मौजूद थी, हमें बता रही थी कि हमने किस तरह अपना वेट मैनेज करना है या वेट लॉस अपना स्टार्ट करना है अगर आपकी शादी नज़दीक आ रही है। मानूर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जनाब, सर्दियों की आमद है, तो कहीं किसी की मेहंदी की तकरीब हो रही है, तो कहीं किसी शादी की डेट फिक्स होने जा रही है। तो सर्दियों को अगर शादी का सीज़न कहा जाए तो ये मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। और शादी के मौके पर हर एक की जो नज़र होती है ना वो दुल्हन पर होती है, और दुल्हन की स्किन कैसी है, दुल्हन के कपड़े कैसे हैं, दुल्हन ने ज्वेलरी कौन से डिज़ाइनर की पहनी है, ये सारा मामला जो है ना हर कोई देख रहा होता है। और फिर दुल्हन की मेहंदी और दुल्हन का हेयर स्टाइल, मेकअप कई रोज़ तक लोगों की अकेले के हॉट टॉपिक बना रहता है। और यही वजह है कि शादी से कई रोज़ पहले ही जो ब्राइड्स होती हैं वो अपनी खूबसूरती को निखारने से मुतालिक नित नए तरीके अपनाती रहती हैं। तो शादी से पहले ब्यूटी केयर टिप्स क्या होनी चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, इस पर हमने बात करनी है। पिछले सेगमेंट में हमने बात की कि अगर आपकी शादी है तो आपकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए। तो अब हमने बात करनी है कि आपकी पहले जो स्किन केयर रुजीम होती है शादी से पहले किस तरह की होनी चाहिए, या आपको किस तरह का मेकअप करवाना चाहिए, आजकल ट्रेंड किस हेयर स्टाइल का चल रहा है, किस मेकअप का चल रहा है, उस पर हमने बात करनी है अब इस सेगमेंट पे। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुनैरा खालिद मौजूद हैं जो कि ब्यूटिशियन हैं। जुनैरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जुनैरा, सबसे पहले तो बताइए कि किन सबसे पहले तो हमें टिप्स दें कि अगर किसी की शादी नज़दीक है तो डाइट का तो
ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन जो स्किन केयर हम लोग करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? आजकल जो है लाइक काफ़ी सारा इन है, लाइक स्किन केयर बहुत आप देखते हैं कि लाइक काफ़ी इन है, लाइक हेलोरानिक एसिड आपको अपनी स्किन केयर में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अगर आपकी लाइक शादी होने वाली है। लाइक इट गिव्स अ वेरी लाइक हाइड्रेटेड ग्लो टू योर स्किन। और नियासिनामाइड आप यूज़ करें लाइक इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन एंड या पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक करें अगर आपकी शादी होने वाली है, ताकि लाइक आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे एंड लाइक इफ़ यू गेट एक्ने फ्री बिफोर योर लाइक बिग डे। वरना बेसिकली लोगों का कंसर्न यही होता है कि शादी वाले दिन से एक दिन पहले जो है आपको ब्रेकआउट्स हो रहे हैं एंड लाइक फिर ऑब्वियसली उसको आप फाउंडेशन से कवर तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी लाइक वो फोटोग्राफ्स और इस तरह ना नज़र आती है। तो बेहतर है कि आप लाइक उसकी ना महीना 2 महीने पहले ना उसके लिए ट्रीटमेंट्स लेना शुरू कर दें। लाइक गो फॉर अ गुड हाइड्रा फेशियल, एस्थेटिक क्लिनिक्स पे जाके आप अपना चेकअप कराएं प्रॉपर, लाइक डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें इफ़ लाइक यू हैव एक्ने प्रोन स्किन एंड स्टफ। लेकिन अब जैसे बहुत से लड़कियां हैं शादी से पहले कुछ सर्विसेज लेती हैं, लेकिन उन्होंने पहले कोई सर्विस नहीं ली हुई होती है ना, वो फेशियल अगर उन्होंने करवाया है तो वो घर में कराती हैं, सच किसी क्लिनिक पर नहीं जाती हैं, डॉक्टर के पास, प्रोफेशनल के पास नहीं जाती हैं। तो अगर महीना 1.5 महीना पहले उन्हें क्या इस तरह के सर्विसेज लेने चाहिए, प्रोसीजर्स करवाने चाहिए, रिस्क लेना चाहिए शादी से पहले कि नहीं लेना चाहिए? आई थिंक अगर आप एक लाइक क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना, तो लाइक देख के आप मतलब लाइक ना अपना, बिकॉज कोई ना कोई आफ्टर कह ले के कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है ना, आपकी स्किन भी एक रिएक्शन देती है, एक्ने हो जाती है, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, कुछ अलग भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो रिस्क लेना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, लाइक अगर आपको पता है कि लाइक आपका इवेंट जो है 6 मंथ्स बाद है, तो आई थिंक देन यू शुड गो फॉर इट। वरना अगर लाइक 2-3 महीने है तो आई थिंक यू शुड स्टिक मोर टू होम रेमेडीज। लाइक आप घर पे अपना फेशियल कर लें, या फिर इफ़ यू नो समबडी दैट्स वेरी लाइक गुड लाइक विद स्किन, तो मेरा ख्याल है रिस्क लेना चाहिए। आई थिंक फॉर द ग्लो, मतलब लाइक शादी वाले दिन अगर आप 1-2 दिन पहले सर्विसेज लें तो आई थिंक इट्स नाइस। नहीं तो क्या घर पे फिर क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं ब्राइड के लिए कि उसने ग्लोई अपनी स्किन रखनी है बिग डे से पहले, क्या रेमेडीज़ करे वो घर पे? आप उपटन लगा सकते हैं, लाइक आजकल मुल्तानी मिट्टी का बड़ा ट्रेंड है कि लाइक उससे लाइक बहुत स्किन रिफ्रेश होती है। मतलब ये उपटन और मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल घर पे किया जा सकता है, जिससे बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग सी आपकी स्किन हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेकअप में क्या इन है और क्या आउट हो चुका है? आजकल जो है बेसिकली नेचुरल स्किन बहुत इन है। लाइक अगर आप अपनी स्किन के ऊपर लाइक कॉन्सेंट्रेट करें, लाइक वेरी नेचुरल फाउंडेशन। पहले बहुत थोपा थापी होती थी, लाइक बहुत ज़्यादा लाइक केकी बना देते थे स्किन को, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाते थे। अब देयर इज़ लाइक वेरी मिनिमलिस्टिक स्किन विद अ न्यूड लिप एंड लाइक बोल्ड आईज। आजकल बहुत इन है, लाइक आईज आपकी बोल्ड हो एंड लाइक अ वेरी म्यूटेड सा ब्लश एंड अ लाइक वेरी न्यूड लिप। तो आजकल इसका ट्रेंड है। ठीक है, मतलब बहुत लाइट मेकअप की तरफ चले गए हैं। एग्जैक्टली, उसको अब ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। जी, लाइक बहुत स्किन लाइक लगे और लाइक वेरी ग्लोई एंड वेरी फ्रेश, जो लाइक मतलब लगे कि विद इन ग्लो आ रहा है आपके अंदर से। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम ब्राइड्स की कह रहे हैं ना कि ब्राइड के ऊपर काफ़ी स्किन के प्रेप करने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं बिफोर मेकअप। तो अगर उन्हीं लड़कियों ने पहले अगर घर में कोई मायूं है या कोई ऐसी चीज़ है कि वो नहीं सैलून जा सकती हैं, तो वो घर में स्किन प्रेप के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करें जो उनकी स्किन ग्लोई भी बनाए? मेकअप से पहले आई थिंक दे शुड यूज़ हेलुरोनिक एसिड, और उसके बाद आई थिंक अ गुड प्राइमर। इफ़ लाइक अगर आपने खुद अपने मायूं के लिए तैयार होना है तो अ गुड प्राइमर, अ गुड लाइक नेचुरल फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगानी चाहिए उनको फॉर लाइक अगर अपने खुद तैयार होना है। एंड टिंट आजकल बहुत है ना, लाइक मायूं पे अगर आपने टिंट सा लगाया हो हल्का सा, एंड लाइक लिप्स पे भी टिंट लगाया हो, हल्का सा मस्कारा, क्योंकि नो मायूं की छोटी सी इवेंट होता है, लोग ज़्यादा हैवी करना नहीं चाह रहे थे। तो आई थिंक अगर आपने घर पे खुद करना है तो थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक सा रखें, ताकि जो मेन आपका जो चार्म है ना, लाइक वो जो सैलून पे जाके तैयार होने वाला आपको वो मेहंदी पे नज़र आए कि लाइक आप अपने बिग डे के लिए एफर्ट किया है बेसिकली। ठीक है। और कौन सी चीज़ें बिल्कुल ही हमारी फैशन ट्रेंड्स में से निकल गई हुई हैं, ख़ासतौर पर मेकअप की बात करी हूँ? वो जो बहुत हैवी लैशेज़ होती थी, लाइक ब्राइडल जो बहुत हैवी लैशेज़ लगा देते थे, 5D लैशेज़ होती थी एक ज़माने में, लाइक 2016 आई गेस, तो वो आउट हो गया। और लाइक बहुत हैवी कॉन्टोरिंग और बहुत लाइक क्या कहते हैं केकी फाउंडेशन जो लेयर्स पे लेयर्स लगाए जाते थे, वो आजकल बहुत ऑफ हो गया। और क्या कहते हैं बेकिंग इज़ इन, सेटिंग इज़ द की आजकल।
और अच्छा। अगर आप लाइक हाइलाइटर इज ऑब्वियसली यू नो लाइक द की टू मेक द स्किन ग्लोई, और लाइक नॉट द चंकी हाइलाइटर, द शिमरी हाइलाइटर इज मोर इन। पहले लाइक वो चंक्स में आता था, लाइक प्रॉपर लगता था कि एक स्ट्रीक हाँ, मारी हुई है हाँ। फेस के ऊपर, तो नाउ दैट्स लाइक रियली ऑफ। वो नहीं हो रहा। Yes. अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि जो कॉन्टोरिंग है वो भी कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड हो गई है, मिनिमाइज हो गई है, लेकिन किस तरह करें? मतलब अगर किसी का ब्रॉड फेस है, जैसे मेरा ब्रॉड फेस है, तो इस तरह के अगर ब्राइड्स हैं या कोई गर्ल्स हैं जिन्होंने अपने पहले प्री वेडिंग के कुछ फंक्शंस हैं, ढोलक है, इस तरह के ब्राइडल शावर है, बहुत सी चीज़ें, तो वो किस तरह की कॉन्टोरिंग कर सकती हैं फिर? बेसिकली फेस शेप पे डिपेंड करता है। लाइक इफ़ यू हैव अ डिफाइंड जॉ लाइन, तो फिर तो आपको बहुत ही लाइक मिनिमलिस्टिक सी कॉन्टोरिंग, बेसिक आप ब्रॉन्जर यूज़ कर लें, आई थिंक देन यू शुड नॉट गो फॉर कॉन्टोरिंग। लेकिन अगर लाइक इफ़ यू वांट टू डिफाइन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रॉन्जर एंड अ कॉन्टोर? ब्रॉन्जर जो है वो बेसिकली सिर्फ इल्यूजन देता है कि आपने कॉन्टोरिंग की हुई है, लेकिन अच्छा। जो कॉन्टोर है ना वो बेसिकली आपके फेस को स्ट्रक्चराइज करता है। नहीं, तो वो दोनों मुझे तो लगता है एक ही कलर के होते हैं, मुझे तो डिफरेंस नज़र ही नहीं आता है कॉन्टोर में और ब्रॉन्जर में। बेसिकली शेड डिफरेंस है एक तो, और अच्छा। जो ब्रॉन्जर इज अ मोर म्यूटेड वार्मर टोन में होता है, Okay. और जो कॉन्टोर है बेसिकली उसका थोड़ा शेड डार्कर होता है, तो लाइक इट्स बेसिकली यूज्ड फॉर, और मोस्टली क्रीम कॉन्टोरिंग इज बेटर देन लाइक तो पाउडर किसको कॉन्टोरिंग। ब्रॉन्जर यूज़ करना चाहिए और किसको कॉन्टोर यूज़ करना चाहिए? जिनकी ऑलरेडी फेस फीचर्स डिफाइंड हैं, आई थिंक दे शुड गो फॉर ब्रॉन्जर टू जस्ट लाइक मेक देयर लुक प्रेजेंटेबल। और जिनका फेस शेप ऑब्वियसली स्ट्रक्चर नहीं है, जिनका लाइक मेरी तरह या आपकी तरह लाइक गोल मुंह है, हाँ। तो लाइक आई थिंक दे शुड गो फॉर कॉन्टोरिंग। उनको कॉन्टोर की तरफ जाना चाहिए, उनको ब्रॉन्जर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज उनको अपना मुंह छोटा दिखा रहे हैं। जिस तरह Exactly. मेरा गोल मुंह है, तो उसको मुझे छोटा करने के लिए थोड़ा सा कॉन्टोर करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा फिर ये बताइए कि आजकल लिपस्टिक्स किस तरह की चल रही है और कौन से फेस पे किस तरह की, या कलर अगर देखा जाए, अगर आपने अपनी ही स्किन टोन में जाना है तो किसको कौन सी कलर की लिपस्टिक लगानी चाहिए? आई थिंक मेन रोल लिपस्टिक में जो है ना लाइक कॉम्प्लेक्शन का होता है। लाइक इफ़ यू हैव अ मोर लाइक टैनर कॉम्प्लेक्शन, आई थिंक यू शुड यूज़ न्यूड्स में ब्राउनर शेड्स आपको यूज़ करने चाहिए, डार्कर ब्राउनर न्यूड्स। लाइक न्यूड्स की भी ऑब्वियसली टाइप्स होती है, अगर आपका मतलब इफ़ यू फेयर, तो आई थिंक यू शुड यूज़ म्यूटेड न्यूड्स लाइक अ लाइटर ब्राउन्स, और अच्छा। लाइटर पिंक्स भी चल जाते हैं, लाइक कॉरल शेड्स चल जाते हैं अच्छा। लाइटर स्किन टोन पे। डार्कर स्किन पे ऑब्वियसली यू शुड आई थिंक यूज़ डार्कर कलर्स लाइक डार्क पिंक, फ्यूशिया पिंक, इस तरह का, एंड डार्कर म्यूड्स लाइक डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन। अच्छा, Yeah. उसमें जाना चाहिए। हेयर स्टाइलिंग में आजकल क्या चल रहा है? हेयर स्टाइलिंग में आई थिंक आजकल स्लीक लुक बहुत इन है, स्लीक बन्स बहुत चल रहे हैं, शादियों पे लोग बहुत स्लीक बन्स करवा रहे हैं, एंड कुछ लोग जिनका ऑब्वियसली फेस थोड़ा ब्रॉडर होता है, तो फिर वो थोड़ा उसको लाइक बन में ले जाते हैं, लेकिन विद लटे निकलवा लेते हैं बेसिकली, ताकि उनका फेस फ्रेम हो जाए, लाइक स्ट्रक्चर हो जाए। फेस स्ट्रक्चरिंग पे बेसिकली ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है जिनका लाइक फेस ब्रॉडर होता है उसके अच्छा, तो उन्हें भी वो जो बन स्लीक लुक है वो सूट करती है? नहीं, बेसिकली जिनका मुंह ब्रॉडर होना, आई थिंक दे शुड गो फॉर अ लुक बन चाहिए, उनको थोड़ा लूज बन कराना लूज चाहिए, बन की तरफ जाना चाहिए, जिसमें लाइक उनकी ना फेस स्ट्रक्चर्ड हो थ्रू देयर हेयर। अच्छा, या ठीक है। और दूसरा मुझे बताइए कि बहुत सी लड़कियां हैं शादी से पहले कलरिंग की तरफ जाती हैं, या थोड़ा सा अपना लुक चेंज करने के लिए हाईलाइट्स, लो लाइट्स की तरफ जाती हैं, वो करानी चाहिए या आजकल सिर्फ वन टोन चल रहा है? बेसिकली आई थिंक वन टोन ज़्यादा चल रहा है। बेसिकली जो बारात और वलीमा है उस पर तो बेसिकली आपके बाल बंद ही होने होते हैं। मोस्टली लोग जो है आजकल बाल बंद करवाने की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि स्लीक लुक इज़ बेसिकली एन, तो बंस बनवा लेते। तो आई थिंक अगर आप नई भी हेयर कलर कराते तो दैट वुड वर्क, बिकॉज बेसिकली रिस्क लेने वाली बात है कि आप शादी से पहले जो है वो एकदम हाईलाइट्स करा ले, बाल डैमेज बहुत होते हैं इससे। तो आई थिंक इफ़ यू प्रेफर तो आप लाइक अपने नेचुरल बालों के साथ ही चले जाएं, उसके बाद अब शादी के बाद में वो शॉर्ट ज़्यादा पूरे कर अच्छा लें। है। अच्छा, दूसरा मुझे ये ज़ुनैरा बताइए कि आजकल वार्म टोन एंड कोल्ड टोन बहुत ज़्यादा चल रही है, इसका क्या है और किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम खुद घर में बैठ के कि हमारी कौन सी टोन में हम लोग फॉल करते हैं? बेसिकली जो कोल्ड टोन है, मेनली जो वेस्टर्न लोग होते हैं ना, उनकी जो है टोन जो है ना, इट्स लाइक कोल्ड टोन। जो हम एशियन लोग हैं, हमारी ज़्यादातर वार्म न्यूट्रल टोन ही होती है, बिकॉज वी आर वार्मर एंड लाइक हमारी स्किन जो है नेचुरली इट्स लाइक येलोइश टोन में जो है, या तो हमारी ज़्यादा येलोइश होती है। यूजली जो कोल्ड टोन पीपल होते हैं दे हैव अ पिंकर स्किन, अच्छा। लाइक पता चल रहा होता है कि लाइक दे हैव प्लम टू देयर स्किन। तो आई थिंक
मोस्टली एशियन पीपल आर वार्म टोन या न्यूट्रल टोन। ठीक है, मतलब हमारी वार्म टोन यहाँ पे न्यूट्रल टोन है। तो प्री वेडिंग मेकअप या प्री वेडिंग जो ब्यूटी टिप्स हैं, केयर है, आपने किस तरह अपनी स्किन की करनी है उस पर हमने बात की है, किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं मेकअप में उस पर हमने बात की है। जुनैरा खालिद हमारे साथ मौजूद थी। जुनैरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, एक वक्त था कि तालीम याफ्ता होना, शराफत, मजहबी या बाअखलाक होना खूबी गर्दाने जाते थे और यही खूबियाँ किसी भी शख्स की वजह शोहरत होती थी। आजकल भी इन्हीं खूबियों को लोग पसंद करते हैं, लेकिन मौजूदा ज़माने में नौजवानों को पढ़ाई से दिलचस्पी कम करके वीडियोस के ज़रिए पैसा कमाने में ज़्यादा लगा दिया गया है। नौजवानों का ये कहते तो सुना ही होगा आप लोगों ने भी कि जनाब जदीद दौर है और दुनिया जिद्दत पसंदी की तरफ माइल हो रही है, तो दुनिया का सारा निज़ाम एक मुट्ठी में समा चुका है। जिद्दत की इंतहा ये है कि पास बैठा तो पास ही है, मगर दुनिया के आखिरी कोने में दूर बैठा भी इस दौरे जदीद में हमारे करीब आ चुका है। सोशल मीडिया का दौर है, हम मानते हैं, ये दुरुस्त भी है और ये भी दुरुस्त है कि इस मीडियम ने जहां तफरीह और तालीम का इंतज़ाम किया है, वहीं परेशानियों और माशरती मसाइल को भी हवा दी है। अब टिकटॉक देख लें आप, टिकटॉक पर क्या बड़े और क्या छोटे सब ही कूद पड़े। सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि इस प्लेटफॉर्म ने हमारे बच्चों से उनकी मासूमियत छीन ली है। तो ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और बिलखसूस टिकटॉक, ये किस तरह हमारी सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, और वो इम्पैक्ट मनफी है या वो मुस्बत भी हो सकता है, किस तरह का ये हम लोग आगे कह लें कि निज़ाम लेकर चल रहे हैं। और दूसरा ये कि ठीक है, जिद्दत आती जा रही है, जदीद दौर है, तो जदीद दौर के क्या तकाज़े हो सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए एडवोकेट अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि समाजी कारकुन भी हैं। अब्दुल्ला साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो बताइए कि सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, अभी हम मानते हैं कि जनाब जिद्दत आ चुकी है, और जब तक आप टेक्नोलॉजी के साथ आशना नहीं होंगे, उसको जानेंगे नहीं, उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बट सही बात। हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, कहते हैं जी हमने जिद्दत पसंद हम जिद्दत पसंदी की तरफ जा रहे हैं, बट सोशल मीडिया का या जिद्दत का तकाजा क्या है, क्या हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो आपने इंट्रो में एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि वो पहला वो ज़माना था जहाँ आपने किताब की बात की। अब देखना, किताब के साथ जब हमने तालीम को तरबियत के साथ जोड़ रखा था, ये एक चोली दामन का साथ है। जहाँ हम किताब पढ़ते थे वहीं पे हमारी ट्रेनिंग भी होती, एथिक्स की ट्रेनिंग होती थी। पहली ट्रेनिंग तो हमारी दरसगाह माँ करती थी, जब हम स्कूल में जाते थे फिर दूसरा हमारा जो बाप होता है, रूहानी बाप, वो हमारी करता था। अब देखना, किताब और तरबियत दोनों हमारे, किताब हाथ से अलग हो गई है, हाथ में अब क्या आ गया, टैब आ गया, मोबाइल आ गया, इसके अपने तकाजे होते हैं। देखिए, कोई भी जो जदीद टेक्नोलॉजी होती है वो नेगेटिव नहीं होती। अच्छा। उसके इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव ज़रूर हो सकता है। मतलब जिन माशरों में जो ग्रो कर जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके नॉर्म्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो तरक्की की तरफ भी जाते हैं और उसके पॉजिटिव इस्तेमाल की तरफ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो भी टेक्नोलॉजी आती है, हम उसका नेगेटिव यूज़ करते हैं। मसलन जब सोशल मीडिया 2017 में ये आया था टिकटॉक का, तब तो ये आइडिया था कि ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, हाँ। आपको एथिक्स सिखाएगा, आपको एजुकेट करेगा, आपके लिए इंटरटेनमेंट होगा, आपके लिए नए वेन्यूज़ क्रिएट होंगे, आपके इकनॉमी के लिए आपको इफेक्टिव बनाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जिस किस्म की ट्रोलिंग हो रही है, जिस तरह स्पेशली हम जिस तरह अपनी एक 48% पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं, या अब हमारे यहाँ अनएथिकली हम पॉलिटिक्स में भी चले गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, करते हैं सारा कुछ, हाँ, सारा पॉलिटिशियंस के भी वहाँ पर मतलब से आप कहाँ पे आ रही हैं और आपको मालूम ही नहीं है कि मैंने आपकी वीडियो बना ली है, आप किसी बाइक पे जा रही हैं, रिक्शे पे जा रही हैं, अब मैंने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि ये जो मेरा एक्ट है, इसके जो जब मैं इसको सोशल मीडिया में इसको फेंकूंगा तो इसके आपकी लिए क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, सोसाइटी में आपके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लिहाजा हमने इसको मॉरली
मॉरली हमने इसको बिल्कुल नेगेटिव बना दिया है। हमने इसको ख़ातून को सोशल मीडिया पे हमने एज इसको टूल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ एथिक्स नहीं रहे हैं। फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं हमारी सेहत पे? देखिए, जब आप ये बाकायदा तौर पर एक एडिक्शन है। अच्छा। जब आप इसको यूज करते हैं तो आप एडिक्टेड हो जाते हैं कि कितने कह लें कि घंटे आपको पता ही नहीं चलता, आप उसको सिर्फ स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं और आप टिकटॉक देखते रहते हैं। आइसोलेशन में आप चले जाते हैं, आपके मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। फिर आपको ये भी नहीं मालूम कि जो कुछ आप करने जा रहे हैं। लेकिन क्यों अब्दुल्ला साहब, क्या लोगों के पास कोई तफरीह का कोई और मौका नहीं है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं है लोगों के पास? क्या वजह है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ इतने एडिक्टेड हो गए और ख़ासतौर पर टिकटॉक पे? बिकॉज अगर देखा जाए तो बच्चे तो हैं ही हैं वहाँ पे, यंगस्टर्स तो हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी आजकल टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, उनकी वीडियोस भी हम सोशल मीडिया पे या खासतौर पर टिकटॉक पे देखते हैं। तो क्या है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं है हमारे पास? आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया और मेरा ख्याल है ये सवाल जो है ना, ये हमारे लिए बजाते खुद एक अलमी है और हमें इसको एड्रेस करना चाहिए। अगर बहुत सारे, अगर आपका टेलीविज़न बहुत सारे ऑफिस में देखा जाता है, अगर वो सुन रहे हैं तो उनको इसको क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए कि क्या एंटरटेनमेंट नहीं है जिसकी वजह से लोग इस मोड और मीडियम पे चले गए? ये जो इसको अगर मैं ये कहूँ कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमारे यहाँ घरों के करीब लाइब्रेरीज नहीं है, हमारे यहाँ पार्क्स नहीं है, हमारे यहाँ पोइट्री नहीं है, हमारे यहाँ म्यूज़िक नहीं है, हमारे यहाँ फिल्म नहीं है, हमारे यहाँ थिएटर नहीं है, हमारे यहाँ और एंटरटेनमेंट नहीं है, हमारे यहाँ डायलॉग नहीं है। आपको याद होगा जब आप स्टूडेंट थी, जब हम लोग स्टूडेंट थे तो इंटर कॉलेज डिबेट हुआ करती थी, फिर एक ट्यूटोरियल पीरियड हुआ करता था, आपकी तरबियत होती थी, आपको अपने जो इनर है उसको निखारने का मौका मिलता था। अब आपको कहाँ, आप इंडोर बैठे हुए हैं और आप जब मीनार पाकिस्तान चले गए तो वहाँ आपको पॉजिटिव चीज़ नहीं सीख रहे। आप दोस्त खड़े हैं तो आप उसे कह रहे हैं जब मेरी वीडियो बनाओ, और इसमें जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर एक और बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि अगर किसी की कोई सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ी हुई है तो मैं जो उस पर रिमार्क्स दे रहा हूँ ना, वो बड़े ऑब्नॉक्शियस हैं, वो बड़े हेट्रेड हैं। इससे एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि आप हीट स्पीच को प्रमोट कर रहे होते हैं, जो कि बैन है। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये, लोग कहते हैं जी हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें हमारा जो आइन है वो ये फ्रीडम देता है, वो हमें हक देता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो ऐसी है जैसे हम कह देते हैं कि 4 शादियों की इस्लाम में इजाजत है। हम अगली वाली जो आयत है ना उसका तर्जमा करना भूल जाते हैं। देखो ना, फ्रीडम एक्सप्रेशन बिल्कुल है, मैं खुद कानूनदान हूँ, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है कि वो मदर पर आज़ाद नहीं है, उस पर स्पेशल रिस्ट्रिक्शन है। मसलन आप किसी को खड़े होकर गालियाँ तो नहीं दे सकते, किसी को बुलिंग तो नहीं कर, ट्रोलिंग तो नहीं कर सकते। हर एक चीज़ के ना कुछ एथिक्स होते हैं। जब ये सोशल मीडिया आया था 2017 में, तो आपको याद होगा कि 2020 में हमारी कोर्ट ने बैन लगा दिया था, इसलिए कि कोई ऐसा मटेरियल सोशल मीडिया में आ रहा था जो कि हमारी सोसाइटी में। कितनी देर तो यूट्यूब के ऊपर बैन लगा रहा है, हमारे यहाँ पे यूट्यूब नहीं चलती, नहीं चल रही थी, टिकटॉक स्पेशली लगा रहा था। फिर जो टिकटॉक अथॉरिटी थी, पीटीआई ने, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने लगाया था, उसके बाद कुछ टिकटॉक अथॉरिटीज़ ने कुछ बारगेन की और कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अब देखना, डेली 500 मिलियन जो लोग हैं इसको देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं, व्यूअरशिप है। अब 500 मिलियन अगर कोई पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं तो हम माशरे में एक लेसन भेज सकते हैं, एक उसको पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। हम अपने जो लैंड ऑफ द लॉज हैं उनको वायलेट कर रहे हैं, हम प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी का डेटा है, हम अगर वो चोरी हो जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक और गेस्ट है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, डेनमार्क से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, समाजी कारकुन हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। कि हम बात कर रहे हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है और बिलखसूस जो टिकटॉक है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि उसका हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारी यूथ के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ज़्यादातर जो हम लोग उससे परसीव कर रहे हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसको किस तरह एड्रेस किया जाना चाहिए? हमारे पास क्या और ऑप्शंस हैं? हम अपने बच्चों को इस तबाही से बचाने के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं? देखिए, जो टिकटॉक है ना, वो इस वक्त सबसे, पाकिस्तान के लिए सबसे तबाहकुन मीडियम है, आप ये कह सकते हैं। तकरीबन कुछ 6 से 7 करोड़ आपके लोग हैं जो कि नौजवान हैं, और मोस्टली फिर अंडर एज बच्चे भी हैं, 18 ईयर्स से कम उम्र जो बच्चे भी हैं। और वो जो कंटेंट जिस तरह का सामने आ रहा है, मैंने काफ़ी लंबी अरसा इस पर रिसर्च की और एक पेपर अभी लिखकर मैंने दिया है गवर्नमेंट को भी, और मुख्तलिफ जो आपके कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको मैंने अभी भिजवाया था जी।
और उनको ये बताया था कि मतलब ये कितनी बुरी तरह, एक तो मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं बच्चों में इससे, फिर उनकी पर्सनैलिटी और बाकी चीज़ों के हवाले से आते हैं, फिर जो सोसाइटी में पब्लिक डिसऑर्डर है। अभी देखें जो यूके में कुछ अर्सा पहले आपने सुना होगा वो जो आग लगी थी नस्ल परस्ती की और मुसलमानों पे और मस्जिदों पे हमले हुए थे, वो सारे सोशल मीडिया से, फेक न्यूज़ से, डिसइंफॉर्मेशन से स्टार्ट हुए थे। और फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से स्टार्ट होने के बाद उन्होंने बरतानिया को हिला दिया था, मगर फिर उन्होंने उस पर फौरी कार्रवाई की और एक एक कमेंट जिसने फेसबुक पे लिखा उसको 6-6, 7-7 साल की सजा दी थी जी। आप ये देखें कि तुर्की है, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, उसने 2022 में ये डिसइंफॉर्मेशन फेक न्यूज़ के ऊपर एक बाकायदा कानून बनाया, अपने पीनल कोड में उसने तरमीम की और फिर उसने ये कहा कि जो भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन करेगा जिससे पैनिक क्रिएट हो, जैसे अभी आपके यहाँ इस्लामाबाद में धरने का मामला था तो लोग कह रहे थे सीधी गोलियां मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उससे और पैनिक होके लोग आग लगाते हैं, ज्यादा हमला करते हैं स्टेट के ऊपर और मसाइल पैदा होते हैं। तो वहाँ 3-3 साल सजा की कैद है। तो ये जो टिकटॉक है ना, ये बड़ा पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी मुल्क है सब में बैन है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है? नहीं, मतलब इंडिया में टिकटॉक बनाते हुए सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं कि आपके फॉलोअर्स नहीं, आपके व्यूअर्स नहीं आ रहे हैं, फिर आप सेल्फी ले रहे हैं तो आप कहीं ऊपर से नीचे गिर गए हैं। इस तरह के कई वाकयात हमने देखे हैं कि सिर्फ एक टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म की वजह से हो रहे हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा राज साहब। मैं अब्दुल्ला मलिक साहब की तरफ जाना चाह रही हूँ, समाजी कारकुन है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है इन कॉन्वर्सेशन में। अच्छा अब्दुल्ला साहब, जिस तरह मैं बात करी थी, जैसे मैंने अपना आगाज़ किया इंट्रो का, कि एक ज़माना था कि तालीम याफ्ता, आप अखलाक के कितने बुलंद हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी, मयार समझा जाता था। अब मयार समझा जाता है कि जो यंग बच्चे हैं उनके फॉलोअर्स कितने, उनके रील्स पे रीच कितनी आती है, उनके पोस्ट पे रीच कितनी आती है, उनके कमेंट्स कितने, उनके लाइक कितने हैं। अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा तो उसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस है, आप बहुत ज़्यादा मयारी हैं क्योंकि आपके फॉलोअर्स हैं। तो अब तो मयार ही चेंज कर दिया गया है कि आप कितने अच्छे शख्स हैं। कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात की है कि जो शाइस्तगी का म्यार है, जो आपकी शख्सियत का जो म्यार है, वो अब लोकली मतलब फिजिकली नहीं है कि आप कितने वेल एजुकेटेड हैं, कितने वेल बिहेव्ड हैं, आप कितने ग्रूम्ड हैं। अब आपका सारे का सारे इंसान सोशल मीडिया पे है कि आपको कौन कितने फॉलो कर रहा है, उसमें ये कोई एथिक्स भी नहीं है। देखिए आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आप जो गेस्ट उनसे भी आपने पूछा। देखिए हमें सख्त ज़रूरत है हम पहले कंटेंट को मॉनिटर करें, ठीक है, फिर उस कंटेंट को अक्रॉस द बॉर्डर आप शेयरिंग करें, फिर जो है ना जहाँ से ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं उसके एनालाइज करने के बाद फिर आप उस पर ना कुछ लेजिस्लेशन करें या अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। जैसे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो माएँ देख रही होंगी, तो वो उनको सोचना चाहिए कि आप अपने टाइम को किल करने के लिए या अपनी वो एंटरटेनमेंट के लिए या अपने मसरूफियत के लिए 2 साल के बच्चे को गेम लगा के पकड़ा देती हैं। अब वो खेल के आ रहा है, वो गन के साथ खेल रहा है। तो ऐसे जैसे सही फरमा रहे थे कि हमारे रिसेंटली माजी में भी हमारे यहाँ जो ना टिकटॉक बनाते लोग मरे हैं और वो इसी फन में देखना, ये एक स्पेशल एडिक्शन है। जैसे आपने देखा होगा जो न्यूजीलैंड की मस्जिद पे फायरिंग हुई थी, बकायदा वो पबजी वाला वो जो प्रॉब्लम सारा था, वो वाला मामला था। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस डायलॉग को फ़रोग दें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, इदारों के साथ, ताकि ना आप एक ठोस किस्म की रेसिपी तैयार करें जो सोसाइटी में आप शेयरिंग करें। देखिए ना, टीचर हमारा गैर मुल्क है, हम इसे कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे, इदारों की हम कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर रहे कि अगर इस किस्म के हालात वाक़यात हो जाएं हम कहते हैं अच्छा जी हमने सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को बैन करने के लिए 400 FIR कर दी। भाई FIR उसका सलूशन नहीं है, उसका सलूशन ये है कि आप ग्रूम्ड करें, आप ट्रेन करें, लोगों को इंसेंटिव दें। मसलन 30 से 60 सेकंड की एक वीडियो बनती है, जब मैक्सिमम 3 मिनट की वीडियो से ज़्यादा नहीं टिकटॉक पे बनती, तो आपको इंसेंटिव दें कि पॉजिटिव आपको मैार रखें। फिर ये है कि आप अपना कंटेंट खुद क्रिएट करें, सबसे ज़्यादा यही है। जैसे हम बाहर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइना जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर में अपनी टेक्नोलॉजी देने जा रहा है, बस गल्फ वगैरह में आप देखें तो ये बैन है, सऊदीया में भी बैन है, तो वहाँ अल्टरनेट है। हमारे यहाँ देखना, हमारे यहाँ सबसे जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं ना
उसकी जो सर्चिंग है पाकिस्तान की है। ये बड़ा एक आप अलमी है, इसलिए कि एक घर में अगर 5 अफराद हैं तो पांचों के पांचों अपने अपने कमरे में पड़े हुए हैं। हाँ। इस चीज़ को तोड़ना होगा, बच्चों को इन्वॉल्व करना होगा। जैसे आपने देखा होगा पहले शाम को वालिदैन सारे बैठते थे, खाना खाते थे, कुब्बा होता था ना, कुब्बे वाले सिस्टम को वापस लाना होगा और बच्चों को एथिक्स सिखाने होंगे। पहले माँ सिखाए, फिर अगर स्कूल में तो वो आप समाजी कारकुन भी हैं, आप एडवोकेट भी हैं, आप हमसे अच्छा कानून को जानते हैं, आइन को जानते हैं, तो कवानीन तो मौजूद हैं। इस हवाले से भी कवानीन मौजूद होंगे कि आपने क्या सोशल मीडिया पर किस तरह यूज़ करना है या आपको क्या सजाएं हो सकती हैं। तो क्या फिर इम्प्लीमेंटेशन पर प्रॉब्लम आ रही है या पॉलिसी सख्त नहीं है, उनको सख्त करनी चाहिए? देखिए हमारे यहाँ थोड़ा सा ना एक तरीकाकार डिफरेंट है। अच्छा। मसलन जिनके लिए हम कवानीन बनाते हैं उनको मालूम नहीं होता, और जो बना रहे होते हैं उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो फिर उस कानून का फ़ायदा कौन ही है। पहले एक डिस्कशन की जाए सोसाइटी में, हेल्दी डिबेट की जाए, उसके बाद मुख्तलिफ स्टेक होल्डर का, सिविल सोसाइटी के साथ, मीडिया एक्टिविस्ट के साथ, मतलब आप प्रोग्राम होस्ट करती हैं तो हम आपको एजुकेट करें। उसके बाद जो डायलॉग होगा ना, उसके बाद जो क्रक्स निकलेगा उस पर आप लेजिस्लेशन करें। फिर लेजिस्लेशन को आप हमारा जो करिकुलम है उसका जब तक आप हिस्सा नहीं बनाएंगे, आप बाहर देखें, बाहर आप जाएं तो बाकायदा तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एथिक्स सिखाए जाते हैं, इसलिए कि उनको पढ़ाने वाले माहिर नफ्सियात होते हैं। वो बच्चे की नफ्सियात को टेस्ट करके तो उसको ग्रूम करते हैं। वो जब बच्चा ग्रूम हो जाता है तो उस वक्त ज़्यादा वो सीखता है। जब आप पुख्तगी की उम्र में चले जाते हैं तो आप चीज़ें सीखते नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का, हर स्टेक होल्डर का जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जब तक उसको ट्रेन को पटड़ी पे हम नहीं चढ़ाएंगे, तो हम ऐसे इस डिबेट का देखें ना, आज हम डिबेट कर रहे हैं, इस डिस्कशन का बहुत फ़ायदा है कि हम इससे पॉजिटिव चीजें लेके आ रहे हैं कि हाँ जी ये डायलॉग है। हाँ जी, हमारे देखने वालों में कोई एक भी अगर पेरेंट आज से ही अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा नजर कर ले और वो देखे कि वो उनका बच्चा सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, नाराज नहीं होना। मैंने एक बात करनी है, मतलब सुबह के टाइम अगर माएँ, हमारी बहनें, बच्चियां आपका प्रोग्राम ही देख ले ना, चूंकि आप डेली के बुनियाद पे किसी न किसी टॉपिक को लेके बैठे, तो आप कहें कि जी हमने आज सास और नूह के जो झगड़ा वो नहीं देखना, आज हमने लाहौर न्यूज़ दिखाते भी नहीं है, हम लाहौर न्यूज़ पे हमने ये प्रोग्राम देखना है। चूंकि सुबह जो आप प्रोग्राम करती है हमारी होस्ट बहुत बड़ा अच्छा बात करती है। कल हमने देखा जी टिकटॉक पे सोशल मीडिया पर बात की, तो हाँ वाकई सही कह रही हूँ कि अगर एक भी पेरेंट अगर जो हमें देख रहा है वो आज से ही अपने बच्चों की चीजों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से हमारा मकसद पूरा हो जाएगा जो हम इस टॉपिक को लेकर चल रहे थे। हमारे साथ अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए, और आज आरिफ शहजाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं मेरे पसंदीदा मशरूब के हवाले से, जो कि है चाय। और कहते हैं कि तमाम मशरूबात की मलिका है, और ऐसा क्यों है भाई कि चाय को देखते ही सबका दिल करता है कि जनाब चाय चाहिए बस। और इसी को जानने के लिए आज हम आपको लेकर चलते हैं चाय के एक स्टॉल पर, और देखते हैं कि लोग आखिर चाय से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, बनाने वाले इतनी खुलूस, इतनी चाहत से ऐसा क्या जादू करते हैं कि इसमें चाय के साथ चाह यानी कि चाहत भी महसूस होती है। तो आइए इस हवाले से एक ख़ास रिपोर्ट तैयार की गई है कि चाय को जो है मशरूबात की मलिका क्यों कहा जाता है। तो आइए वो देख लेते हैं। चाय के बगैर तो ज़िंदगी है ही नहीं, चाय है तो सारा कुछ है, चाय के बगैर तो कुछ भी नहीं है। मैं डेली के 3-4 कप डेली पीता हूँ। चाय पियेंगे तो ज़हनी सुकून मिलेगा, उसके अलावा चाय के बगैर कुछ नहीं है, मैं तो यही कहूँ। कहते हैं कि चाय तमाम मशरूबात की मलका है। ऐसा क्यों है भाई कि चाय को देखते ही सबका दिल करता है कि चाय चाहिए बस। और इसी को जानने के लिए आज हम आपको लेकर चलते हैं चाय के एक स्टॉल पर, और देखते हैं कि लोग आखिर चाय से इतनी मोहब्बत क्यों फरमाते हैं। सिर्फ स्पेशली चाय पीने के लिए हम यहाँ गैदरिंग करते हैं, दोस्त आते हैं। जब चाय पीते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला चाय पी के। बनाने वाले इतने खुलूस, इतनी चाहत से ऐसा क्या जादू करते हैं कि इसमें चाय के साथ साथ चाह यानी चाहत महसूस होती है। हम शहर की भागती दौड़ती जिंदगी में चलते फिरते पहुंचे हैं चाय के इस स्टॉल पर, और देख रहे हैं कि ये भाई साहब चाय कैसे बना रहे हैं और ऐसा खास क्या डाल रहे हैं कि लोग एक के बाद एक कप चाय पिए जा रहे हैं। 1.5 करोड़ की आबादी और रावी किनारे आबाद इस शहर की चाय के अलावा जिंदा दिली भी मशहूर है। ये हर एक शख्स से खुश होकर मिलते हैं
एक दूसरे का हाल अहवाल पूछने के साथ साथ चाय का भी पूछते हैं। चले हम भी पूछते हैं इन चच्चा से कि आखिर दिलों की चाह को कैसे बनाते हैं। पहले आप खुद मालिक बनाते थे, उसके बाद फिर दूसरा उनका बेटा बनाना शुरू कर दिया, बेटे के बाद फिर एक कारीगर आ गया, वो कारीगर के बाद फिर मेरी ड्यूटी लग गई यहाँ पे, और यहाँ मुझे 13 साल हो गए काम करते हैं। जितनी पक जाए इसका उतना ही फ़ायदा होता है और टेस्ट उतना ही बनता है इसका। स्पेशल पत्ती होती है, स्पेशल हमारी किनिया की। हमारा तो हिसाब किताब ही नहीं, बस हमने काम के ब्रेक नहीं लगने देनी, बस ये है हमारा। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि हम नियत से काम करते हैं और नियत को फल मिलता है हमें। से चाय की तारीख के मुतालिक बात करें तो जनाब ये चाहत हमारे चीनी भाइयों की जानिब से आई थी। चाय को पहली बार 2700 कबल अज़ मसीह में इस्तेमाल किया गया, यानी ये साबित हुआ कि चाइना के माल के अलावा यहाँ से चाय भी बरामद हुई है। तो जनाब 4000 साल से जायद की लंबी तारीख रखने वाले यूरोप में 16वीं सदी में मुतारिफ हुई और यूं चलते चलते बरतानिया में ये 18वीं सदी में मकबूल हुई। पानी के बाद चाय दुनिया का मकबूल तरीन मशरूब है और दुनिया में रोजाना 2 अरब लोग अपने दिन का आगाज चाय की गर्मा गर्म प्याली से करते हैं। ये अलग बात है कि इस दौरान कम ही लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि ये मशरूब जो इनके मिजाज को फरहत और दिमाग को चुस्ती बख्शती है, इन तक पहुंची कैसे। चाय की ये कहानी किसी सनसनीखेज नॉवल से कम नहीं है। ये ऐसी कहानी है जिसमें हैरत अंगेज इत्तफाकात भी हैं, पुरफरेब जासूसी मुहिम जुइयाँ भी, साम्राज्य रेशा दौरानियाँ भी, खुशकिस्मती के लम्हात भी और बदकिस्मती के वाक़यात भी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अंग्रेज़ जासूस की खिदमात हासिल की और इसे चीन भिजवाया, जिसका नाम था फॉर्च्यून। तो जनाब फॉर्च्यून ने अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ चाय की पत्तियां ढूंढी और कुछ साथ में चाय के कारखाने में मजदूर लेकर चीन का बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो गए। फॉर्च्यून को इस मुहिम जुई के दौरान इल्म था कि अगर पकड़ा गया तो सजा सिर्फ मौत है। तो जनाब चीन ने तवील अरसा चाय की काश्त को राज बनाकर रखा ताकि इनकी दुनिया में इस बुनियाद पर इजारादारी रहे। लेकिन भला हो फॉर्च्यून का जिसने इस मलका मशरूब को घर घर तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। चाय की मुख्तलिफ इकसाम भी दुनिया भर में मकबूल है। स्याह चाय यानी कहवा, ग्रीन टी, सफ़ेद चाय, हर्बल चाय और फिर तंदूरी और मसाला चाय वगैरह भी। चाय के फ़वाइद के मुतालिक बात करें तो तिब और सेहत के माहिरीन हमें ये बताते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, दिल की सेहत के लिए मुफीद है, कैंसर से बचाव में मददगार है और क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाने में भी मददगार है। चाय की पैदावार के हवाले से चीन सबसे बड़ी पैदावारी मुल्क है, हिंदुस्तान दूसरा बड़ा पैदावारी मुल्क है, कीनिया तीसरे नंबर पर विराजमान है और जापान ग्रीन टी और श्रीलंका सिलोन चाय के लिए मशहूर है। आगे बढ़ते अपने सेगमेंट की तरफ। तो जनाब मर्द हो या फिर औरत, जब तक निकाह के बंधन में ना बन जाए ज़िंदगी अधूरी लगती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में मुआशी और समाजी नाहमवारियों की वजह से शादी में ताख़ीर एक मामूल बन गया है और मर्दों के मुकाबले में गैर शादीशुदा ख़वातीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है और जिसकी वजह ना सिर्फ ख़वातीन को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है बल्कि ये एक अहम समाजी और मुआशरती मसले की सूरत भी इख्तियार कर चुका है। तो लेट मैरिजेस की वजह क्या है और ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या आता है इसका, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए उसवा शहबाज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। उसवा आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसी हैं आप? ठीक है। उसवा लेट मैरिजेस क्या ये ट्रेंड में आता जा रहा है कि हमने शादी बहुत लेट करनी है आफ्टर 30 या इससे भी ऊपर चले जाते हैं बहुत से लोग हम देखते हैं, या फिर रिश्ते नहीं हैं या फिर लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है? क्या वजह है लेट मैरिजेस की? देखिए ट्रेंड में ये उस वक्त आता है जब हम चॉइस के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, कि फॉर एग्जांपल मुझे स्पेसिफिक टाइप का कोई पार्टनर चाहिए। हाँ। या लड़कियों ने कॉमनली जो है वो ड्रामाज में हीरोज़ देख के एंड बहुत सारी चीज़ें जो है फैंटेसाइज कर लिया होता है, तो उस वो कैटेगरी जो है वो लेट मैरिजेस इस वजह से करती है। जो हमारा बहुत आम तबका है, जो ऐसे लोग हैं जिनको शादी नहीं हो रही या लेट हो रही है, उसकी रीज़न ये है कि डाउरी है। अच्छा, जहेज़ के स्टैंडर्ड्स जो लड़के की साइड से इतने बढ़ा दिए गए हैं कि बच्ची वालों के, दुल्हन वालों की साइड या लड़की वाले की साइड पे जो है इतना बर्डन है, क्योंकि आपकी डिमांड्स जितनी बढ़ती जाएंगी लेट मैरिज ऑटोमेटिकली वो उतनी ही प्रोलॉन्ग करती जाएगी और इसकी वजह से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आएंगे। फिर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, सोशल प्रेशर है, क्योंकि पीयर ग्रुप का प्रेशर है। आप 3 फ्रेंड्स हैं, उसमें से 2 की शादी हो गई है, बच्चे होना शुरू हो गए हैं और एक की शादी का कोई सवाल ही नहीं है वहाँ।
तो ये ट्रेंड नहीं है। हाँ, हमने इसको ज़बरदस्ती ट्रेंड बना ज़रूर दिया है। ट्रेंड बना इसलिए दिया है क्योंकि हमें ये पता है कि जी मुझे कोई शहज़ादा चाहिए, कोई गाड़ी वाला हो, या आप गाड़ी वाला बंदा ढूंढेंगे तो गाड़ी वाला बंदा जो है वो भी तो एक मैन है ना, ही इज़ नॉट अ बॉय। जी, लड़का जो है 25 से 30 साल का, वो आपको गाड़ी और बंगला और सब चीजें नहीं दे सकते, वेल सेटल नहीं दे सकते, हो सकता आपको until unless के उसका कोई बाप दादा के अपनी प्रॉपर्टीज और अपना कारोबार ना हो। उस सूरत में भी कुछ जो है ना वो आप रिलाई नहीं कर सकते। हाँ। जब तक उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है आप उसको रिलाई नहीं कर सकते, और हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते चीज़ों के ऊपर। अच्छा, बहुत से अब ये दोनों जेंडर्स में है, ख़वातीन में भी और मर्द हज़रात में भी, कि वो अपने 20s में होते हैं तो वो कहते हैं जी अभी हमारा टाइम अभी आया नहीं है, टाइम शादी का, अभी हम करियर बनाएंगे, करियर ओरिएंटेड होते हैं। तो वो कहते हैं जी 5-10 साल अभी हमें चाहिए, हम सिर्फ अपना फोकस करना चाहते हैं अपने करियर पे। तो जब हम वेल सेटल्ड हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तब हम सोचेंगे शादी पे। तो तब तक 10 साल गुजर जाते हैं, आप 30 अबव हो जाते हैं। तो ये एक करियर बनाना भी एक कह ले कि एक हर्डल है इस सारे मामले में। बिल्कुल, करियर बनाना भी हर्डल है, और करियर बनाने का ज़ाहिर बात है इसका फ़ायदा ज़रूर है कि आप कहीं आप स्टैंड करते हैं, आप आपकी फुटिंग होती है। अच्छा। तो ऐसी चीज़ होती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट जो आप करियर तो बना लेते हैं, आपकी उम्र गुजर जाती है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अल्लाह मियां ने आपको एक पूरा सिस्टम दे के भेजा है। आप लड़कियों की जो हार्मोनल स्टेजेस हैं, जो उनका एज है शादी का, दैट इज़ 21 से 25 तक उनकी शादी हो जानी चाहिए। और लड़कों में क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वैसे भी थोड़ा डिफरेंट है उनका हार्मोनल सिस्टम, तो उसके अंदर जो है वो 25 से ऑनवर्ड्स 30 से 35 तक दे विल बी लाइक बी एबल टू गेट मैरिड। लेकिन उसमें जो है करियर ओरिएंटेशन एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन करियर ने हमारी फिज़िकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ को बहुत बैक स्टेप कर दिया है। अच्छा। इसीलिए अगर लेट मैरिज हो जाती है, फिर गायनोकोलॉजिकली इश्यूज होते हैं, हाँ, बच्चे नहीं हो रहे, हाँ, फिर वो बच्चे नहीं हो रहे तो नॉन कंजेनियल रिलेशनशिप हो जाता है, दूसरी शादी का इशू, तीसरी शादी का इशू, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो करियर आप बनाएं ज़रूर, लेकिन करियर के साथ साथ जो है आप वो भी चीज़ें करें, क्योंकि अल्लाह मैंने आपको एक प्रॉपर एक सिस्टम, एक नेचुरल चीज़ दे के भेजी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चलें तो बेटर होता है। क्योंकि हम जब भी नेचर के ख़िलाफ़ जाएंगे तो हमारे साथ चीज़ें होंगी ऐसी, इसीलिए शादियां हो जाती हैं, फिर बच्चे नहीं होते। बच्चे नहीं होते तो ज़ाहिर बात है कि शादी के फ़ौरन बाद जो है वो इन लॉज का प्रेशर होता है इस चीज़ के लिए। और करियर ओरिएंटेशन बहुत, ये भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जिन बच्चियों को करियर ओरिएंटेशन का शौक़ होता है, ऐसी कोई चीज़ है। तो हर लड़की का ये नहीं होता कि मुझे जॉब करनी है या मुझे पढ़ना है। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी, मेरे से भी ज़्यादा अच्छी उनके पास डिग्रीज हैं, दैट जस्ट हाउस वाइफ्स। तो हम ये भी एक वो फैक्टर है उसके अंदर। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि कहते हैं कि एक एज ब्रैकेट ऐसी होती है कि जिसके बाद आपका कह लें कि मेंटल लेवल किसी से मिलना, कैपेसिटी जो है ना वो कम हो जाती है। फिर आप कह लें कि जो आपकी आदत होती है वो बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाती हैं, फिर आप वो रिजिडनेस में चले जाते हैं, आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। तो वो कौन सी एज है, और क्या, और उस वक्त क्या हमें इस तरह के रिस्क लेने चाहिए, या लोग लेते भी हैं? मैंने देखा है बहुत से लोग लेते भी हैं। देखिए, ये रिस्क इसलिए ये चीज़, ये फैक्टर इसलिए आता है क्योंकि जैसे आप 25-30 के बाद शादी कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि 30 इयर्स आपने एक माइंडसेट के साथ गुजारा है। अब आप 30 इयर्स के बाद जब शादी करेंगे तो आप एक नए रिलेशनशिप में हैं, एक नए घर पे हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अब हमारा वो इतनी आदतें पुख्ता हो गई हैं कि अब हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, अब जो हैं हम वही हैं। दूसरी बात ये कि एडजस्ट नहीं हो सकते हम किसी के साथ। मेंटल ग्रोथ जो है ना वो पीक पे है, वो हो चुकी है। उसके बाद वो विड्रॉल पे, आप इमोशनल विड्रॉल पे आना शुरू हो जाते हैं, आप साइकोलॉजिकल विड्रॉल पे आना शुरू हो जाते हैं। तो विड्रॉल के ऊपर जब आप शादी करेंगे तो फिर आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है, फिर आप बिहेवियर को टॉलरेट नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखें कोई यंग बच्ची की शादी हुई है तो वो कहती थी मैं सेटल डाउन, अब मुझे आदत पड़ गई है। 30 इयर्स तक उसको आदत हो जाती है, वो चीज़ें उसके साथ सेटल डाउन के साथ वो कर लेती है। आप 30 के बाद शादी करेंगे तो आप क्या सेटल डाउन करेंगे? आप पहले आपको अपना भी, पहले आप कहेंगे मुझे नहीं समझते, फिर वो दूसरी साइड से आएगा कि जी ये ऐसी है वैसी है। वो 30 साल की, शी इज़ नॉट अ गर्ल, शी इज़ अ वुमेन। तो जब आप हार्मोनल चेंजेस हैं, आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुकी है, आपका एक मेंटल ग्रोथ हो चुका है, आपकी हैबिट्स बन चुकी हैं, आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है, हम फिर उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने पे भी नहीं आते कि शादी हुई है तो इसको थोड़ा सा हम अपने आप को डाइवर्ट कर लें, थोड़ा मोल्ड कर लें।
वो भी हम वो भी उसके एक लिए फैक्टर आ हाँ जाता जी। है। ठीक है, अच्छा एक और गेस्ट हैं जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, सबा शबीर शेख हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे भी जानते हैं कि लेट मैरिजेस की वजह क्या है। स्काइप पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सब आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबा, आज हम बात करें लेट मैरिजेस के ऊपर कि शादियां क्यों वो दोनों जेंडर की हैं, मर्द या फिर औरत, तो क्यों जो ये शादियां लेट हो रही हैं और लेट मैरिजेस की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, या इससे पहले क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से शादियां नहीं हो पा रही हैं? देखिए, लोगों का जो क्राइटेरिया है टू गेट मैरिड वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले होता था कि हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके करते थे, लेकिन अब जैसे लड़कियां भी देखिए बहुत अच्छी इंडिपेंडेंटली सेटल्ड हैं, तो वो उस जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। उनको है कि एक अच्छा घर भी हो, एक अच्छा लड़का भी हो, अच्छा कमाता भी हो। तो जब हमारा क्राइटेरिया इतना ज़्यादा सख्त होता है तो रिश्ता ढूंढने में भी डिफिकल्टी। इसी तरह से अगर हम लड़के की साइड में देखें कि लड़कियों को देखना, तो उसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाई है। पहले तो वो चाह रहे होते हैं कि लड़की काम वर्किंग आए, फिर उसके बाद उनको होता है कि वर्किंग आकर वो हमारे साथ चले तो वर्किंग ना भी रहे। मतलब मिक्स बातें बहुत है, कंफ्यूजन बहुत है। हम लाइफ में रिश्ता देने जा रहे होते तो हम इसको एक रिलेशनशिप काम और हम तो मटेरियल बेस पे बहुत लेके चलते हैं। मतलब हम वो सारी चीजें, वो सारी बातें कर रहे होते हैं जो प्रैक्टिकली इतनी पॉसिबल नहीं। आप जैसे देखिए कि अगर लड़कियां 45 की बैठी हैं, लड़के सिंगल बैठे हैं 45 प्लस, तो उनकी डिमांड, उनके क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहे और उनकी एक रिजिड पर्सनालिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। तो इस वजह से शादियां इस वक्त लेट हो रही हैं, और जितना लेट हो रही हैं उससे हमारे जो साइकोलॉजी ऑफ माइंड है उसमें स्टबर्ननेस आना, उसमें रिजिडिटी आना, वो भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है हमारे माशरे में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एक पर्सनालिटी ट्रेट्स भी हैं, ये भी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर इस सारी चीज़ों में रहते हुए एक ब्रैकेट जब आपकी गुजर जाती है, जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका माइंडसेट जब आपका रिजिड हो जाता है, तब आपकी शादी होती है, तब किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं? सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जैसे आपको ये पता है कि मुझे एक नई जगह पे जाना है। मैं हमेशा हर ब्रैकेट के जो लोग हैं ना, उनको एक एडवाइस जो मेरे पास मैरिज काउंसलिंग के लिए आता है, उनको ये हर कपल को मैं एडवाइस देती हूँ कि जब आप शादी के लिए अपना जहन भी बनाएं, या आपकी शादी की बात हो रही है, या आपको कोई पर्सनली कोई पसंद आ जाता है कि आपको लगता है दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ मैं पूरी लाइफ रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, तो आप ये जहन में रखें कि वो शादी इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस जी। शादी इज़ अ रिलेशनशिप विद अ वेरी लाइक हार्ड काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। आपको अपनी पूरी पर्सनैलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कई दफ़ा करना पड़ता है टू ब्रिंग योर मैरिज टू अ गुड प्लेस। और जब आप कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप एक नया रिश्ता बना रहे हैं, और इसी रिश्ते के लिए आप मतलब इसी डाइवर्जन के लिए आपने शादी की है। ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग एंड मेजर चेंज इन योर लाइफ। तो चेंज को एक्सेप्ट करने का पहले माइंड बनाइए, क्योंकि शादी करने से पहले तो आपके पास डिसीजन पावर होती है, शादी करने के बाद वो हो गया, अब जो हो गया, फिर आपके पास इसी तरह शादियां जो हैं डिवोर्स पे एंड करती हैं, क्योंकि दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आता। आप खातून कॉम्प्रोमाइज़ या मेल मेंबर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो स्पाउस को आप इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हैं कि वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। अच्छा, लेकिन हम लोग एक टैबू भी तो हमने बनाया हुआ है ना कि अगर एक एक्सीड हो गई है एक एज, उसके ऊपर अगर हो ही नहीं सकती है शादी। लड़कियों को कहते हैं कि 30 साल से ऊपर है तो अब जो एक बड़ा इनऑपर कह ले कि अच्छा वर्ड नहीं यूज़ किया जाता कि अब तुम बुढ़ी हो गई हो, अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, 40 प्लस हो गई हो। तो एक टैबू भी हमने क्रिएट किया हुआ है। अभी तक अपने माइंडसेट को हम चेंज ही नहीं कर पाए हैं कि ऐसा नहीं है कि तुमने करियर बना लिया लेकिन अब तुम्हारी एज गुजर गई, अब तुम शादी नहीं कर सकती हो। तो ये टैबू भी है जिसकी वजह से लोग शादियां नहीं भी करते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हम इस एज में शादी कर लेंगे। बेसिकली यही टैबूज है ना जिनकी वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं अपनी अर्ली एजेस में भी, कि अगर लेट हो गई शादी तो फिर क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। तो आप अगर इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं बड़ी एज में भी जाके, 40 में 45 में भी इवन तो 50s में बहुत से लोग शादियां करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप इतना बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं तो फिर आप लोगों की परवाह मत कीजिए, फिर आप सोशल प्रेशर में मत आए। क्योंकि ये आपकी लाइफ है,
एट द एंड तो आपने उस पर्सन के साथ लाइफ गुजारनी है, और आप अगर ये कहेंगे, इस बात में पड़ जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप नहीं अपनी परफॉर्म नहीं कर सकते। ना तो आप बीइंग अ मैरिड पर्सन परफॉर्म कर सकते हैं, ना ही आप, और आप सिंगल रहना नहीं चाहते, तो आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में डाल रहे हैं, डिस्ट्रेस में डाल रहे हैं, डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगा। तो मेरा ये मैसेज है कि बजाय इसके कि आप सिंगल रह के जो है डिप्रेशन या एंग्जाइटी में जाएं, जस्ट गेट मैरिड विद द पर्सन, और उसके साथ जो है सोशल प्रेशर को छोड़ दें। वो तो आप जो शादी यंग में एज में भी लोग करते हैं, उसमें भी लोग सोशल प्रेशर, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, चैलेंजेस आते हैं। अब ये बहुत फनी बात हो जाएगी, लेकिन आपने लोगों ने बड़ी मेहनत से शादी अरेंज की होती, लोगों को खाना नहीं पसंद आता। ये भी तो एक वो फैक्टर ना, उसकी वजह से भी आप देखें कितना स्ट्रेस होता है, ये बना लो, ये मेन्यू में होना चाहिए। हम आपके रिश्तेदार ही नहीं है आपकी जान छोड़। वही बात होगी ना कि हम लड़के को नहीं देखते, उसकी पर्सनालिटी नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि मेन्यू में क्या होगा, ड्रेस किस कलर का होगा। हम अनड्यू चीज़ों के ऊपर बहुत प्रेशराइज करते हैं अपने आप को कि जी ये, और वो मैरिजेस कई दफ़ा टूट भी जाती हैं, वो इसलिए कि हमने पर्सनालिटी तो जिस बंदे के साथ शादी हो रही है उसकी तो देखी ही नहीं है, उसको तो हमने जज ही नहीं किया, तो आउटलुक देख के हम खुश हो गए जी कि ये ऐसे है वैसे। ये भी एक फैक्टर है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि भाई ये इतने उसकी सैलरी का फिगर होना चाहिए, इतना उसके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, और अगर बहू लेकर आनी है तो चांद सी बहू होनी चाहिए, पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, और आके फिर वो घर के सारे काम भी करे। ये प्रॉब्लम्स भी हैं, फिर दोनों साइडों से डिमांडिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करती जा रही हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, और ख़ासतौर पर लेट मैरिजेस का रवाज जो है ये सही नहीं है। मेरे ख्याल से जो दोनों तरफ से इन अप्रोप्रिएट जो डिमांड्स रखी जाती हैं उसको कम किया जाना चाहिए, ताकि एक जो अच्छी उम्र होती है, जो एक ब्रैकेट है जिसमें कहा जाता है कि उसमें आपकी शादी हो जाए, ताकि आपको साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ हैंडल ना करने पड़े। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए उसवा मौजूद थी। उसवा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई, और हमें सबा शबीर ने भी ज्वाइन किया था। सबा, आपका भी बेहद शुक्रिया। इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।